नमस्कार, सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं क्योंकि उनके दो दूत दुनिया के दो शक्तिशाली देशों में मिशन पर हैं। पुतिन से जयशंकर के मिलने की तस्वीर सामने आ चुकी है। अब अजीत डोभाल चीन में स्टेटमेंट देने वाले हैं। माना जा रहा है कि इंडिया के जेम्स बॉन्ड बॉर्डर विवाद पर बड़ी लकीर खींचेंगे। वर्ल्ड ऑर्डर में मोदी कैसे न्यू चैप्टर जोड़ रहे हैं, रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके जरिए समझिए। भारत और चीन के बीच बॉर्डर विवाद सुलझाने के लिए बातचीत वहीं से शुरू होगी जिसे ठीक एक साल पहले एनएसए अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस हैंडशेक के जरिए सकारात्मक बताया था। बहुत मुमकिन है डोभाल और वांग यी कल आमने सामने बैठेंगे तो एलएसी पर तनाव कम करने, बॉर्डर की सिचुएशन तय करने, सैनिकों की तैनाती और सीमावर्ती इलाकों में प्रबंधन के इंतजाम जैसे मुद्दों को व्यापक तौर पर जगह मिलेगी। बहुत संभव है आतंकवाद को लेकर भी भारत अपनी चिंताओं को सामने रख सकता है क्योंकि 24वें दौर की बातचीत में इस पर भी फोकस किया गया था। एनएसए डोभाल साहब का चाइना में जाकर वो उनके फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत करने का मुद्दा ही यही है कि किसी तरीके से जो बॉर्डर इशू हमारे दोनों देशों में टेंशन क्रिएट करता है उस पर बातचीत हो और उसको किसी तरीके से रिजॉल्व किया जाए, उस पर कोई समझौता हो, कुछ अचीवमेंट हो, कुछ उसको डिमार्केट किया जाए। कूटनीति के रिश्तों पर डोभाल ऐसा गेम खेलने वाले हैं जिस पर बीजिंग को लंबे मंथन का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि डोभाल डॉक्ट्रिन का उसूल है कूटनीति पर तब तक सीमित भरोसा करना चाहिए जब तक भारत के क्षेत्रीय हितों से समझौता न हो। मोदी का भी यही मैसेज है कि हालात अपने ही पाले में रखना। याद कीजिए 2017 में डोकलाम विवाद के बाद 2020 में गलवान घाटी की झड़प और फिर पूर्वी लद्दाख में तनाव के जरिए चीन ने 3,488 किलोमीटर लंबे भारत चाइना बॉर्डर को सुलझाने के बजाय उलझाने में ज्यादा यकीन किया और फिर डोकलाम के ट्राई जंक्शन के बहाने चिकन नेक में दखल अंदाजी की कोशिश करनी चाहिए। सुरक्षा के तौर पर बेहद अहम इस इलाके को लेकर भारत ने आपत्ति जताई और 5 साल लंबा गतिरोध चला। हालांकि पहले 2017 और फिर आखिरी बार 2024 में चीन का दौरा कर चुके डोभाल चीन के धोखों का इतिहास सामने लाने से नहीं चूके, इसीलिए रिश्तों को धीरे धीरे सामान्य बनाने में दिलचस्पी दिखाई। अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई। बीते साल अगस्त में भी दोनों नेताओं ने 1-to-1 बैठक में यह दोहराया कि मतभेदों को विवादों में बदलने के बजाय विकास में साझेदारी निभानी है। दोनों ही सरकारें चुपचाप ये संकेत दे रही हैं कि रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और बीजिंग भी बॉर्डर सिचुएशन को आमतौर पर स्थिर बता रहा है। यही आशावादी रवैया चीन इस बार भी दिखा रहा है। ये भारत और चीन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की इस बातचीत से पहले उसका सधा और संतुलित मैसेज है। तो सवाल ये उठता है कि जो चीन कभी हिंद महासागर तो कभी बॉर्डर एरियाज के बहाने विस्तारवादी नीति पर यकीन करता है, वो भारत के साथ बातचीत पर कैसे आया? तो इसका जवाब है मोदी सरकार की पॉलिसी। विपक्ष आरोप लगाता है कि चीन बॉर्डर पर चौकियां बसाने की कोशिश करता है, मगर सरकार सबूतों के साथ कह रही है कि ये पूरी तरह भ्रामक है। कांग्रेस सवाल दागती है कि चीन 60 किलोमीटर तक कैसे घुस आया। इस पर चीन जवाब देता है कि बॉर्डर पर शांति है। डोभाल बीजिंग सिर्फ इसलिए नहीं गए कि चीन को बता सकें कि बॉर्डर पर क्या करना है, बल्कि जवाब विपक्ष को भी दिया जा सके कि असल में रियलिटी क्या है। मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही चीन से लगने वाले इलाकों में 73 रणनीतिक सड़कों की पहचान की थी, जिन पर 3500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी ऑल वेदर सड़कों का प्रोजेक्ट पुल, सुरंग और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंप्लीट कर दिया। पूर्वी लद्दाख और दूसरे इलाकों में 37 से ज्यादा नई रणनीतिक सड़कों को मंजूरी देकर काम तेज कर दिया है। जनवरी 2025 में चीन सीमा से सटे राज्यों में डेवलपमेंट के लिए 113 सीमावर्ती सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बीते 5 साल में एलएसी के 662 सीमावर्ती गांवों को मेन सड़कों से जोड़ा गया।
व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे देखकर चीन कहता है ये तो सोचा ही नहीं था। पहले बॉर्डर एरियाज को लेकर सरकारों की सोच थी कि बॉर्डर पर रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो उसका फायदा दुश्मन भी उठा सकता है। हमने इस सोच को बदला। हमने कहा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोरी नहीं, देश की ताकत है। और इसलिए आज बॉर्डर एरियाज में रोड्स, ब्रिजेज और टनल्स का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ 24-25 में ही बीआरओ के 250 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित किए गए हैं। सोच बदली तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर भी बदल गई। डोभाल का दौरा इसीलिए भी मायने रखता है क्योंकि इस बैठक के निचोड़ से ही जिनपिंग के अगले कदम और भारत चीन संबंधों के संपर्क का रास्ता तय होगा। अगले हफ्ते किर्गिस्तान के बिश्केक में SCO समिट होनी है, जहां पीएम मोदी भी पहुंच सकते हैं और चीन के राष्ट्रपति की मौजूदगी भी हो सकती है। इसके बाद सितंबर महीने में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला है, जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आने के कयास लगाए जा रहे हैं। जिनपिंग के लिए भारत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का औपचारिक न्योता क्रेमलिन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिलकर दे दिया। काफी देर तक पुतिन और एस जयशंकर के बीच बातचीत हुई, जिसमें आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु और द्विपक्षीय संबंधों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। रूस के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री के साथ भी जयशंकर ने कूटनीति के नए चैप्टर लिखे। First of all, begin by conveying the good wishes of Prime Minister Narendra Modi. Thank you. Excellency, he has given me a personal communication which I would like to hand over to you. We have this morning had a meeting of the Intergovernmental Commission. I think overall we have a good report to give to you. यानी मोदी के मास्टरमाइंड डोभाल चीन में है तो चाणक्य कहे जाने वाले जयशंकर रूस में। भारत के इस एक्शन से डरे आसिम मुनीर ने तेहरान का रास्ता पकड़ लिया, वो भी चुपचाप और बगैर बताए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अयोध्या में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के एक कार्यक्रम में मछली पार्टी के आयोजन को लेकर महाभारत मची हुई। सावन के महीने में ऐसे आयोजन पर बीजेपी ने इसे धार्मिक आस्था से जोड़ते हुए सवाल खड़े किए हैं, तो कांग्रेस पलटवार कर रही है। मामला मछली भोज के आयोजन से शुरू होकर अब सियासी इस्तीफे की थाली तक पहुंच गया है। अब सवाल है कि अयोध्या में मछली भोज की दावत के बहाने क्या 2027 के वोट की सियासी खिचड़ी पक रही है? स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं। अगर कोई फोटो वीडियोस हैं दिखावे योगी जी, नहीं तो इस्तीफा देके मत चले जाए। ये मछली नहीं खिला रही कांग्रेस, मछली के बहाने निषाद को फंसाना चाहती है। क्या नागपुर तय करेगा कि निषाद कम्युनिटी कब भोजन में मछली खा सकती है, कब नहीं खा सकती? अनीति और अनैतिक कार्य किए हैं, ये क्षमा के योग्य नहीं है। सावन का पवित्र महीना और धर्म नगरी अयोध्या में मछली भोज। सियासत की रसोई में इस मछली भोज के तड़के ने ऐसी झाल पैदा की है कि 2027 के चुनाव से ठीक पहले पूरा माहौल गर्म है। मछली भोज के आयोजन पर महाभारत मची हुई है, यानी मछली की एक दावत ने यूपी की सियासत में नया स्वाद ला दिया है। दरअसल रविवार को कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय अयोध्या दौरे पर थे। अजय राय ने हनुमानगढ़ी में पूजा की और फिर अयोध्या के तारुण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आरोप है कि कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के कार्यक्रम में मछली भोज का आयोजन किया गया। मछली बनाने की तस्वीरें सामने आई तो सियासी भूचाल मच गया।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो मौजूद थे अजय राय जी, और इसी स्थान पर जो पार्टी हुई थी, मछली भोज जो हुआ था वो इसी स्थान पर हुआ था। आप देख सकते हैं जो राम निहाल निषाद जी हैं, आयोजक यही थे, इन्हीं की तरफ से ये भोज किया गया था। और इस जगह पर ये आप देख सकते हैं ये पूरा जो एरिया है यहीं पर ये भोज किया गया था, मछली भोज किया गया था। और ये जो 84 कोस परिक्रमा परिधि है, जो परिक्षेत्र है, उसके अंतर्गत आता है। राम मंदिर से लगभग 30 किलोमीटर दूर पर ये स्थान है जहां पे ये मछली भोज का आयोजन किया गया था, जहां पे जिला के सारे बड़े पदाधिकारी कांग्रेस के मौजूद थे। बीजेपी ने इसे आस्था और धार्मिक भावनाओं से जोड़ा और सवाल उठाया कि अयोध्या में सावन के महीने में ऐसे भोज का आयोजन क्यों। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मछली भोज पर सवाल उठाए और इसे कांग्रेस का दोहरा चरित्र बताया। कांग्रेस के लोग केवल विरासत का अपमान ही नहीं करते। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं, मछली की दावत उड़ा रहे हैं। इनकी पुराना इतिहास है इस प्रकार का। अजय राय के स्वागत में कार्यक्रम स्थानीय निषाद समुदाय से जुड़े आयोजकों की तरफ से रखा गया था। कार्यक्रम में मछली भात परोसा गया, लेकिन अजय राय का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि टेंट के पीछे क्या पक रहा है। बीजेपी ने सवाल उठाए तो अजय राय ने पलटवार किया और बीजेपी को तस्वीरें सामने लाने की खुली चुनौती दे दी। इतना ही नहीं, अजय राय ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को लेकर भी सवाल उठाए। दिखाइए ना, फोटोज वीडियोस दिखा दें कि जहां पर मैंने सनातन का अपमान किया यार, कहीं पर भी उनके पास फोटोज वीडियोस हैं, दिखा दें। मैं तैयार बैठा हूं, इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठा हूं, माफी तो मांगूंगा, इस्तीफा दूंगा। नहीं तो प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों को इस्तीफा देना पड़ेगा। हम लोग साफ बोलते हैं, डंके की चोट पर अगर कोई फोटो वीडियोस हैं दिखावे योगी जी, नहीं तो इस्तीफा देकर मठ चले जाए। मठ वाले भी स्वीकार नहीं करेंगे, इनको पहाड़ पे जाना पड़ेगा। उनका दोगला चरित्र है, पूरी तरीके से दोगला चरित्र इनका। जिस तरीके से ये झूठी बात बोल रहे हैं, गिरुआ पहनकर झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जो इनको बाहर खाना चाहिए था। अरे हम खाते ही नहीं है इनकी तरह, मेरा इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह नहीं चरित्र है, दोगला चरित्र की। खा रहे हैं, कह रहे हैं कटहल खा रहे हैं। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मछली किसने खाई, सवाल ये भी है कि सावन में अयोध्या में ऐसा आयोजन क्यों हुआ। क्या ये सिर्फ एक समुदाय के खान पान की परंपरा थी या फिर राजनीति में आस्था और प्रतीकों को समझने की चूक। अजय राय के इस कार्यक्रम पर विवाद बढ़ा तो कांग्रेस नेता समर्थन में कूदे। अजय राय को शाकाहारी बताया, मछली भोज को मौलिक अधिकार से जोड़ा और सवाल उठाया कि अगर किसी निषाद परिवार ने अपने स्तर पर भोज किया तो उस पर सवाल क्यों। कांग्रेस ने सवाल पूछा कि निषाद समुदाय क्या खाएगा, क्या ये नागपुर से तय होगा। कार की बातें, वो तो वेजिटेरियन है वैसे भी, लेकिन जो व्यक्ति निषाद जी जो बीजेपी से आकर हमारे आए हैं, आयोजक हैं, उन्होंने अगर कुछ रखा तो उनके पारंपरिक भोजन का ये हिस्सा है मछली और भात। उसमें क्या गलत है? आपके अभी पारंपरिक भोजन का हिस्सा है, मुझे मालूम है। क्या नागपुर तय करेगा कि निषाद कम्युनिटी कब भोजन में मछली खा सकती है, कब नहीं खा सकती? इसको क्यों आप बिना मतलब सावन को भादों कुआर और कार्तिक क्या कर रहे हो? क्या मतलब इसका है भाई? ये निषाद समाज का मौलिक अधिकार है। अगर आप बोलना चाहते हो मछली मारना, मछली खाना, इसमें बुराई क्या है भाई? क्यों एकदम क्या बुराई है इसमें? ठीक है, रोक ले सब जिसको रोकना हो। जिस दिन कह देंगे उस दिन पूरा उत्तर प्रदेश का निषाद समाज सफाया कर देगा, कोई नजर नहीं आएगा। यानी एक तरफ भोजन की स्वतंत्रता का तर्क है, दूसरी तरफ अयोध्या जैसे धार्मिक स्थल और सावन की मर्यादा का सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या अजय राय के कार्यक्रम में मछली भोज के आयोजन के पीछे कोई सियासी वोट बैंक वाली चाल है? क्या 2027 के चुनाव में निषाद वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए मछली भोज का आयोजन किया गया? ये मछली नहीं खिला रही है कांग्रेस, मछली के बहाने निषाद को फंसाना चाहती है, वहाँ निषाद नेताओं को फंसाना चाहती है।
बस और कोई काम नहीं है, चूंकि अब कोई अस्त्र बाकी नहीं है, जो सब फेल हो गया है। अब निषाद पार्टी आने से निषाद जाल में फंस नहीं रहा, तो कहते हैं मछली ही खिला के गरीबी के बहाने, चूंकि 80 करोड़ लोग देश में अनाज पर निर्भर हैं, उत्तर प्रदेश 15 करोड़ लोगों को हम अनाज देते हैं, तो बहस इस पर होना चाहिए। जो नॉन इशू है कांग्रेस उसे इशू बनाती है कि सावन के महीने में चोरी से खाते ठीक चलता, लेकिन सार्वजनिक प्लेस पर, वो भी अयोध्या में हनुमानगढ़ी में मछली का भोज करा रहे हैं, तो ये तो उन्हीं को पसंद आता होगा। इसके लिए कांग्रेस को अब क्या कहा जाए। एक तरफ तो भगवान राम के भक्त बनते हैं, हनुमान जी का चालीसा पढ़ते हैं, दूसरी तरफ मछली भोज करते हैं। ये कल्चर है कांग्रेस का। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी बुनियादी मुद्दों पर घिरी हुई है, तो अब ऐसे आयोजन पर सवाल उठाकर ध्यान भटका रही है। दरअसल बीजेपी का ये बहुत पुराना फार्मूला है, जब वो बुनियादी मुद्दों पे घिरते हैं तो इसलिए नैरेटिव्स बनाने के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए कांग्रेस पार्टी के उस आयोजन को निशाना बना रहे हैं। अब इंसान को ये बताना पड़ेगा कि क्या खाओ क्या नहीं खाओ, क्या पहनो क्या मत पहनो, क्या बोलो क्या मत बोलो। इतना ज्यादा लोगों को जिच नहीं करना चाहिए कि जिससे कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो गुस्से में आए। कार्यक्रम में मछली बनी, उसकी तस्वीर भी सामने आई, लेकिन अजय राय ने मछली खाई या परोसी इसका कोई प्रमाण नहीं है। न कोई तस्वीर है, न ही वीडियो। लेकिन धर्म नगरी अयोध्या में सावन के महीने में मछली भोज के आयोजन पर संत समाज गुस्से में है। संत समाज का आरोप है कि सनातन धर्म को नीचा दिखाने की मानसिकता है। ये जो किया है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या कोई भी हो, इस प्रकार का जो जघन्य अपराध किया है, जो अनीति और अनैतिक कार्य किए हैं, ये क्षमा के योग्य नहीं है। इसका निर्णय होगा कौन सी सजा दी जाए। कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की जितने भी विपक्षी दल हैं, उनकी मानसिकता यही है कि सनातन धर्म को नीचा दिखाना। इतने गंदे ये कांग्रेसी हैं और अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपना चरित्र दिखाया, कांग्रेस का चरित्र दिखाया है। इनको हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है, अयोध्या से कोई मतलब नहीं है, सब दिखावे के लिए राजनीति हो रही है। संत समाज ही नहीं, अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पूर्व पैरोकार इकबाल अंसारी भी सावन के महीने में मीट, मछली, मांस के सेवन से दूर रहने की हिदायत दे रहे हैं। सवाल है कि क्या इस मछली भोज के आयोजन का सीधा असर 2027 के चुनाव पर पड़ेगा। बीजेपी इसे सनातन आस्था और धर्म नगरी से जोड़ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की नजर निषाद वोट बैंक पर है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब सावन या किसी धार्मिक आयोजन के दौरान इस तरह की तस्वीरें सामने आई हो। 2023 में सावन के महीने में राहुल गांधी के लालू यादव के घर पहुंचने और मटन बनाने का वीडियो सामने आया था। 2024 में नवरात्रि के दौरान तेजस्वी यादव का मछली खाने का वीडियो वायरल हुआ। 2025 में सावन के महीने में बिहार में ललन सिंह के घर जेडीयू सम्मेलन में मटन परोसने का विपक्ष ने आरोप लगाया। धार्मिक आस्था से जोड़कर इन सभी मामलों पर सियासत खूब हुई। अब नए विवाद में कांग्रेस कह रही है खाना व्यक्तिगत अधिकार है, बीजेपी कह रही है अयोध्या और सावन की अपनी मर्यादा है, और अजय राय कह रहे हैं मेरी तस्वीर दिखाओ, इस्तीफा दे दूंगा। अब तस्वीर सामने आएगी या नहीं, लेकिन इतना तय है मछली की यह दावत यूपी में 2027 के चुनाव तक पकती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में बारिश आफत बनकर बरस रही। दिल्ली में कनॉट प्लेस से लेकर संगम विहार और जखीरा अंडरपास तक कई इलाकों में भारी जलभराव देखने को मिला। कहीं गाड़ियां फंस गई, घर दुकानों में पानी घुस गया और खराब मौसम का असर उड़ानों पर भी पड़ा है। वहीं बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी बारिश और बाढ़ ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जारी मौसम के सितम पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में सुबह हुई तेज बारिश ने कई इलाकों की तस्वीर बदल दी। कहीं सड़कें तालाब बन गई, कहीं घरों और दुकानों में पानी घुस गया, तो कहीं जलभराव के बीच गाड़ियां फंस गईं। संगम विहार,
दुर्गा विहार समेत कई इलाकों में पानी का स्तर कई फीट तक पहुंच गया। राजधानी दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में भी भारी जल भराव देखने को मिला। होटल, रेस्टोरेंट्स, दुकानें बारिश के पानी से कोई अछूता नहीं रहा। दुकानों में ये किस तरह से पानी भर रहा है, लोग पानी निकाल रहे हैं अपनी अपनी दुकानों से। यहाँ पर मशीन भी लगाई गई है, लेकिन आप स्थिति देखिए कि इस रोड पर किस तरह से गाड़ियां जो हैं वो मशक्कत करते हुए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस वक्त जाम की स्थिति है। ये कैनॉट प्लेस है, आसपास आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम सारे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, दुकानें हैं और यहाँ पर सड़कों का बुरा हाल है। यहाँ पर पानी जो है वो भर चुका और अब ये पानी आगे बढ़ते हुए दुकानों की तरफ जा रहा है। यानी सड़कों पर पानी इस कदर भर गया कि लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यानी कुछ घंटों की बारिश ने राजधानी के ड्रेनेज सिस्टम पर एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया। दिल्ली के संगम विहार से आई तस्वीरें और भी परेशान करने वाली हैं। देवली विधानसभा क्षेत्र का शनि बाजार रोड कुछ ही देर में बारिश के बाद पूरी तरह जलमग्न हो गया। सड़क पर कई फीट तक पानी जमा हो गया, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता उन तस्वीरों ने बढ़ाई जिनमें छोटे छोटे बच्चे गंदे पानी में तैरते और डुबकी लगाते नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि हल्की बारिश के बाद भी यहाँ हर बार ऐसे ही हालात बन जाते हैं। मैं इस वक्त साउथ दिल्ली के देवली विधानसभा के बांध रोड पे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में कुछ घंटे की बारिश में यहाँ देखिए कमर भर पानी है और यहाँ पर स्कूल के बच्चे लोगों को कितना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आप बता दें जिस तरीके से यहाँ पर मोटर लगा हुआ है मगर मोटर कोई काम नहीं कर रहा है, दुकान बंद है, सभी दुकान बंद किए हुए हैं। आपको बता दें देवली के दुर्गा विहार का भी यही बुरा हाल है और पूरे साउथ दिल्ली का यही हाल है। संगम विहार या बांध रोड, शनि बाजार, सभी रोड बुरी तरीके से पानी से पूरा देखिए आप तस्वीर में देख सकते हैं कैसे स्कूल के बच्चे जा रहे हैं। इसी संगम विहार में स्कूली बच्चों से भरी एक वैन भी जल भराव के बीच फंस गई, जिसके बाद बच्चे खुद वाहन को धक्का लगाते दिखाई दिए। अब क्या कर सकते हैं, सरकार बस वोट मांगती है, वोट के लिए करती है और बाकी जो वादे करती है वो करती ही नहीं है। अभी आप खुद ही देख लो कैसी हालत है, यहाँ पे 4 बूंद नहीं गिरी होती, यहाँ पे इतना पानी भर जाता है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद दिल्ली की सियासत भी गर्मा गई। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और बीजेपी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली में बच्चों के लिए फ्री में वाटर पार्क की व्यवस्था करने के लिए। तंज के जरिए उन्होंने जल भराव को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा, लेकिन सवाल सिर्फ सियासत का नहीं, सवाल उन बच्चों और परिवारों का है जिन्हें हर बारिश में इसी तरह के हालात से गुजरना पड़ता है। दिल्ली का जखीरा अंडरपास भी बारिश के बाद पानी में डूबा नजर आया। अंडरपास में कई फीट तक पानी भर गया। जल भराव के बीच कई वाहन फंस गए, पानी बढ़ता गया और उसके साथ साथ लोगों की परेशानी भी। अंडरपास जैसे संवेदनशील जगहों पर जल निकासी की व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि बारिश हर साल होती है, लेकिन तस्वीरें भी हर साल लगभग वही नजर आती हैं। दिल्ली में बारिश और खराब मौसम का असर जमीन के साथ साथ आसमान में भी दिखाई दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 से 15 उड़ानों को डाइवर्ट किया गया, 11 उड़ानों को जयपुर डाइवर्ट किया गया, 2 उड़ानों को चंडीगढ़ भेजा गया और 1 उड़ान लखनऊ डाइवर्ट की गई। इसके अलावा करीब 250 उड़ानों के लेट होने की भी जानकारी सामने आई है। यानी राजधानी में बारिश ने सड़क यातायात के साथ हवाई यातायात की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया। बारिश का असर दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी देखने को मिला। सोहना रोड पर इस्लामपुर गांव के पास सर्विस लेन में करीब 2 फीट तक पानी भर गया। जल भराव का सीधा असर ट्रैफिक पर पड़ा। सोहना रोड पर करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सड़कों पर पानी और पानी के बीच थमे वाहनों के पहिए। बारिश ने एक बार फिर एनसीआर के ट्रैफिक और ड्रेनेज सिस्टम की परीक्षा ले ली। बारिश के बीच आपको दिल्ली से सटे गाजियाबाद से आई एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां जल भराव के बीच सवारी से भरा एक ऑटो रिक्शा देखते ही देखते पलट गया।
अब बात कानपुर की, जहां करीब 1 घंटे की तेज बारिश ने स्मार्ट सिटी और नगर निगम के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। दक्षिण कानपुर के गोविंद नगर में सड़कें और बाजार पानी में डूब गए। जल भराव से परेशान कांग्रेस नेता विकास अवस्थी ने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर नाव चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, दक्षिण का चावला मार्केट चौराहा है, जहां पर व्यापार की मेन हब है दक्षिण का। यहाँ की स्थिति ये है कि इस सड़क यहाँ के जिला प्रशासन ने, नगर निगम ने, नेताओं ने व्यापारियों के साथ धोखा देने का काम किया है। उनका व्यापार ठप है और सबसे ज्यादा राजस्व इस कानपुर दक्षिण से जाता है। और चलिए बात पाकिस्तान की करते हैं, चंद सवालों के साथ कि क्या 2027 तक पाकिस्तान सिर्फ 25% मुल्क ही रह पाएगा? क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान के पास सिर्फ लाहौर की शेष रह जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि पीओजे के बलूचिस्तान पश्तूनिस्तान के बाद बगावत की आग जो है वो सिंध तक पहुंच चुकी है। सिंध में भी पाकिस्तान से आज़ादी की मांग अब तेज होती जा रही है। जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, अलग सिंधु देश के नारे लग रहे हैं, जिनकी गूंज से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में किस कदर खौफ पसर चुका है, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। हाथ में लाल झंडे और जुबां पर पाकिस्तान से आजादी के नारे। पड़ोस के मुल्क में ये बवंडर का नया एपिसोड है। बलूचों पश्तूनों के बाद अब सिंधियों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। कराची से हैदराबाद तक इसी तरह के नारों की गूंज है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क के साथ एक पल के लिए भी नहीं रहना चाहते, और कोई रहना भी क्यों चाहेगा जिस मुल्क के पास जमा पूंजी के नाम पर सिर्फ आतंक और कट्टरपंथ हो। उस पाकिस्तान में कोई क्यों रहना चाहेगा? बलूच पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, पश्तून पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं, और अब सिंधी भी अलग सिंधु देश की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान के नक्शे पर वैसे सिंध है कहां पर, पहले ये भी देखिए। पाकिस्तान गिनती के 4 राज्यों का मुल्क है, इनमें सिंध भी एक राज्य है। नक्शे में जो लाल रंग वाली जगह नजर आ रही है, इसे ही सिंध कहते हैं, जो पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा सूबा है। पाकिस्तान में जितने बचे कुचे हिंदू हैं, उनमें से 95% से ज्यादा सिंध में ही रहते हैं। कराची भी सिंध में ही आता है। मौजूदा वक्त में सिंध की सरहद पूर्व में भारत के गुजरात और राजस्थान से जुड़ती है, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के बलूचिस्तान और उत्तर पूर्व में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से लगी है। वैसे अलग सिंधु देश की मांग पहली बार नहीं उठी है। बलूचों की तरह ही सिंधी भी 1947 से ही पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, लेकिन इस मांग ने 1967 के बाद जोर पकड़ा। असल में 1967 में पाकिस्तान की सरकार ने सिंधियों के ऊपर जबरन उर्दू भाषा को थोप दिया, जिसका सिंध के लोगों ने जबरदस्त विरोध किया और अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को बचाने के लिए एकजुट होकर पूरी तरीके से मुखालफत की। इस आंदोलन ने 1972 में और रफ्तार पकड़ी जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। इसी को लेकर सिंध के नेता GM सैयद ने GA सिंध तहरीक नाम का संगठन बनाया और तभी से सिंधु देश की मांग लगातार उठती रहती है। सिंध ही वो जगह है जहां पर पहली बार अलग पाकिस्तान की मांग उठी थी। 1938 में कराची अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने आधिकारिक तौर पर अलग पाकिस्तान की मांग उठाई थी, लेकिन अब इत्तेफाक देखिए कि वही सिंध पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है। सिंधु देश की मांग को लेकर ये प्रदर्शन सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में हुआ। सिंध एक्शन कमेटी के बैनर तले बड़ा वहदत सिंध मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें कई सिंधी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी और पाकिस्तान से आजादी के नारे बुलंद किए गए। बलूचिस्तान से लेकर कब्जे वाले कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा से गिलगिट बाल्टिस्तान तक एक जैसे हालात हैं। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान कई मोर्चों पर घिरा हुआ है। गिनती के 4 सूबों वाले पाकिस्तान के हर सूबे में जिन्ना के मुल्क से आज़ादी की आवाज़ बुलंद हो रही है। पड़ोस के मुल्क के सियासतदान भी मान चुके हैं कि पाकिस्तान का टुकड़ा नहीं बल्कि टुकड़े टुकड़े होने तय हैं। तेजाबी तकरीरों वाले मौलाना का ये मैसेज मुनीर के लिए था, क्योंकि बलूचिस्तान से लेकर POK में छिड़ी बगावत को कुचलने के लिए आसिम मुनीर ने हर तिकड़म आजमाई। निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसका रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि बगावत की आग और भड़क उठी।
इसीलिए पाकिस्तानी मुनीर एंड कंपनी को नसीहत दे रहे हैं। पाकिस्तान का लोकतंत्र तो उसी दिन से आईसीयू में है जिस दिन जिन्ना कब्र में दफन हुए थे, लेकिन सवाल बरकरार हैं। सवाल ये कि पाकिस्तान के हर सूबे में बवाल क्यों मचा हुआ है? क्यों हर सूबा पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहा है? बलूच, पश्तून, सिंधी क्यों पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते?